हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन पंजाब के बारे में पढ़ाया था। अपनी इस वीडियो में मैं आपको आज मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन पंजाब के बारे में बताऊंगी। देखिए बेटा, हम सब जानते हैं कि जो पंजाब है वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तो आगे बढ़ती हैं, उनमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है, बट मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं ग्रो कर पाती। और इनके हमने रीज़न भी पढ़े थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो लार्ज स्केल में नहीं इन्वेस्ट करके वो स्मॉल में करते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि जो पंजाब है वो एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टेट है, तो मोस्टली वहाँ पे लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करके खुश रहते हैं। ठीक है, तो देखो बताया हुआ है इसमें कि जो गवर्नमेंट है उसने बहुत कोशिश तो की है। देखो, गवर्नमेंट हैज़ टू डू मच फॉर देयर डेवलपमेंट, बट इतनी प्रोग्रेस अभी हो नहीं पाई है पंजाब में। किसके लिए? मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो देखिए बेटा, लार्ज और मीडियम स्केल की बात करें तो अगर हम कंपैरिजन करें स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का, तो स्मॉल स्केल बहुत ज़्यादा है और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत कम है पंजाब में। ठीक है, तो देखो बेटा, इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि जो पहले वर्किंग यूनिट्स थी, जैसे बताया है कि 1988 और 89 में 372 थी, जो अब बढ़कर 2014-15 में 475 हो गई है। ये 2014-15 का डाटा है। तो बता रहे हैं कि हाँ, हम ग्रो तो कर रहे हैं लार्ज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ में, बट इतना ज़रा ग्रोथ अभी तक नहीं हो पाई है। उसके बाद लिखा है मेन लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन पंजाब। तो बता रहे हैं कि पंजाब में कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी चल रही हैं। देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तो हैं, आज हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लार्ज भी हैं और अभी तक पंजाब में जो है थोड़ा बहुत ग्रोथ वो कर पाते हैं। जैसे फॉलोइंग आर द मेन लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। पहला है शुगर इंडस्ट्री। देखो बेटा, जो शुगर है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? शुगर केन से रिलेटेड है, क्योंकि जो पंजाब है वो एक एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो शुगर इंडस्ट्रीज लगाना वो क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, तो बताया कि देयर आर 22 शुगर मिल्स इन पंजाब। कितनी है? 22 शुगर मिल्स हैं पंजाब की। जो मेनली कहाँ लोकेटेड है? कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर, गुरदासपुर। बताया कि आपको लोकेटेड इन जालंधर, होशियारपुर, गुरदासपुर, संगरूर, फिरोजपुर, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। फिर हम नेक्स्ट देखें तो हमारी नेक्स्ट है वूलन सिल्क एंड सिंथेटिक क्लॉथ इंडस्ट्री, जहाँ पे वूलन क्लॉथ, सिल्क और सिंथेटिक क्लॉथ बनाए जाते हैं। वहाँ पर मोस्टली ये कहाँ पर है? अगर हम इनकी बात करें तो मोस्टली ये हैं अमृतसर, लुधियाना, ठीक है, धारीवाली, इस जगह पे हैं। उसके बाद है हमारी थर्ड जो मेन हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि हमारे अगर बात करेंगे तो मेनली कितनी है? 2 है। कितनी बात की गई है कि जो हमारी 2 बिग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं पंजाब में। ठीक है बेटा, जो कहाँ स्टेटेड है? फगवाड़ा एंड मलेरकोटला। कहाँ पर है? फगवाड़ा एंड मलेरकोटला में। इसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ है, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स भी है। बट ये इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब कहने का कि जो ये बाकी की इंडस्ट्रीज़ हैं है तो ये भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बट लेकिन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग लगा लीजिए या फिर आप लगा लीजिए जो इनका टर्नओवर है वो इतना ज़्यादा नहीं है जो ऊपर वाले का, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें वुलन, सिंथेटिक क्लॉथ्स का, इन सब की जो है इंडस्ट्रीज़ वो ज़्यादा है। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉजेज़ ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ इन पंजाब। इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं कि जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है, इनकी ग्रोथ पंजाब में कम क्यों है? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। किस चीज़ की? पावर की। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ पावर है। ठीक है बेटा, क्या है? शॉर्टेज ऑफ पावर है, क्योंकि यहाँ पे हम सब जानते हैं कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है? ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी पावर चाहिए होती है, लाइट होनी चाहिए वहाँ पर, तो इलेक्ट्रिसिटी की कमी है यहाँ पर। जब इलेक्ट्रिसिटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इसके अलावा पंजाब हैज़ नो कोल माइंस। हमने पढ़ा था कि हम सब जानते भी हैं कि जो कोल है वो कहीं ना कहीं किस चीज़ में होता है? जो थर्मल पावर होती है हमें किससे मिलती है? कोल से मिलती है। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जब कोल माइंस ही नहीं है तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट
कैसे कर पाएंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो शॉर्ट इन सप्लाई, सो पावर शॉर्टेज इज़ द मेन कॉज फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। इसके बाद मैंने आपको बताया था बॉर्डर स्टेट, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है तो कोई भी जो पंजाब में वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि ये क्या है, हमारी एक बॉर्डर स्टेट है। जो बॉर्डर स्टेट में होगा तो ऑब्वियसली उनको डर लगा रहेगा कि हाँ हमारे जो ऐसा ना हो कि हमारा जो कभी भी लड़ाई हो सकती है और हमारा जो पैसा है वो क्या हो जाए, वो ख़राब हो जाए, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा लेस इन्वेस्टमेंट बाय इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंस्टीट्यूट। जो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट्स है वो क्या करता है, वो पैसा नहीं देता है इतना, जैसे लोन वगैरह लेके हम क्या करना चाहते हैं, अपना काम स्टार्ट करना चाहें तो वो नहीं पॉसिबल है। तो वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड इन पंजाब बाय इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंस्टीट्यूट लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, यूटीआई। तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम अपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टेबलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, हमें हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं हो पाती। उसके बाद लिखा है लैक ऑफ कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर। हम सब जानते हैं कि जो पंजाब है वहाँ पे सब ज़्यादातर लोग कैसे हैं, एग्रीकल्चर में रहते हैं, तो उनकी जो अगर हम बात करें कैपेबिलिटी ज़्यादा है किसमें, एग्रीकल्चर में ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर नहीं है जो मतलब आगे के देखकर फ्यूचर में देखकर अपने रिस्क ले सकें, या उनके अंदर जो एंटरप्रेन्योर की जो क्वालिटी होती है उसकी कहीं ना कहीं कमी है। उसके बाद बता रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी। तो देखो जो हम सब जानते हैं कि हमने डिक्लेयर ही कर रखा है कि जो पंजाब है वो हमारी एग्रीकल्चर स्टेट है, तो हम जो ज़्यादातर हमारे जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो पंजाब गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती किसको, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। तो लिखा हुआ भी है कि पंजाब हैज़ नॉट सपोर्ट, गवर्नमेंट हैज़ नॉट सपोर्टेड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर टू स्टेबलाइज मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए अब इसके बाद लैक ऑफ मिनरल्स। हम जानते हैं कि यहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल नहीं है, और जब मिनरल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो मोस्टली मिनरल्स की जो मान के चल रहे कि हम कोई केमिकल फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें मिनरल्स की नीड होती है। और जो पंजाब में तो हम जानते हैं कि लैक ऑफ मिनरल्स है, वहाँ पे तो जीरो माइंस है, कोई माइंस भी नहीं है, तो ये भी इसका बहुत साइड इफेक्ट डालता है कि हमें वहाँ पे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो नहीं लगा पाते। इसके बाद लिखा हुआ है लेस सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइज। जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है वो भी इनिशिएटिव एक्शन नहीं लेती है, ठीक है। और देखो लिखा है इसके साथ साथ कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अप वेरी फ्यू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन पंजाब। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो स्टेबलाइज कर सकती है पंजाब में, वो भी इतनी स्टेबलाइज नहीं करती, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारा 6 पॉइंट जो बात करते हैं हम इंडस्ट्रीज पॉलिसी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। तो देखो जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है उन्होंने कोशिश की है कि हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाएं, किसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ करें। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए हैं, ठीक है। तो उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज पॉलिसी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, ऑब्जेक्टिव्स और नीड ऑफ एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सबसे पहले तो बात की गई कि हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की पंजाब को क्यों नीड है। तो फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव और रीजन फॉर इट इज़। देखो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अपने मीडियम और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव एनुअल इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इज़ टू बी इंक्रीज टू 12%। क्या चाहते हैं कि वो जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कितनी इंक्रीज हो जाए, अप टू 12% इंक्रीज हो जाए। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, द शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ टू बी इंक्रीज टू 25%। कितना बढ़ाना चाहते हैं वो, 25% तक उसको बढ़ाना चाहते हैं। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, 15% ऑफ रूरल लेबर्स आर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज। अब वो चाहते हैं कि जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे वो भी क्या हो, धीरे धीरे कम हो जाए। द स्टेट इज़ टू बी रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करें, अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद लिखा था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड असेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस लाइक रोड एंड पावर शुड बी डेवलप रैपिडली। उनका एम है कि भाई हम रोड्स अच्छे से बना लें, ताकि पावर सप्लाई अच्छे से कर दे, ताकि जो प्रॉब्लम फेस करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो ना फेस करनी पड़े। इसके बाद लिखा है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्किंग सेक्शन। जो वर्किंग सेक्शन है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है।
स्ट्रेंथ करने हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। इसके बाद सिर्फ यही नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि हमें सिर्फ लार्ज स्केल पे ही ग्रोथ करने पे ध्यान देना है। उसने बोला कि हाँ ठीक है, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी ग्रोथ अच्छी कर रही है, पर उसको और इम्प्रूव करना है। ठीक है बेटा। फिर 8 पॉइंट देखो, टू एनकरेज एंड अट्रैक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट टू स्टेबलाइज इंडस्ट्रीज इन पंजाब। जब आप अच्छे से उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट अट्रैक्ट होंगे किसके लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। तो उनके लिए भी बोल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश हमारा ऑब्जेक्टिव है, ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आके पंजाब में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ द स्टेट, कि जो मान के चले हम कुछ बना रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, कि भी एनकरेज करें एक्सपोर्टिंग को बाय गिविंग एक्सपोर्ट प्रमोशंस देके लोगों को जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, ताकि वो अपना जो माल उन्होंने तैयार किया है या जो प्रोडक्ट बनाया है वो आप फर्दर कंट्रीज़ में भी सेल कर सकें। सेपरेट फोकल पॉइंट्स फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, तो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही इंडस्ट्रीज़ पे ना जाएं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ पे अलग अलग तरह से फोकस करें। उसके बाद बोल रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, एक्शन लिए हैं, और पंजाब गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। उसके लिए देखो उसने क्या क्या किया है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड ऑन 16 Feb 1972। ऐसा नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इम्प्रूव हो, वो चाहती है कि इम्प्रूव हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स एक्शन भी लिए हैं। द लेटेस्ट इंडस्ट्रीज पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड ऑन 1 अप्रैल 1996। 1996 में भी उन्होंने कोशिश की है कि हम जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं से उनको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। जैसे वो कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे ही ना डिपेंड रहे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे भी रहें, और उसके साथ साथ उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं। उनको वो चाहते हैं कि एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट दें। बहुत कोशिश तो बहुत करें, बट लेकिन फिर भी क्या है कि अभी भी हमारी जो लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है पंजाब में, वो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई हैं, अभी भी उनको इतनी प्रोग्रेस नहीं मिल पाई है। इसके बाद उन्होंने एक पॉलिसी चलाई, कौन सी पॉलिसी, 1996। कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1996 की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो पॉलिसी 1996 चलाई है उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट में, उसमें बात की गई पहले मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ऐसा नहीं है कि वो आ गई हैं है तो बस उनसे ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं। वो चाहते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको मॉडर्नाइजेशन किया जाए, नई तरीके से प्रेजेंट किया जाए। ठीक है। फिर उसके बाद है प्रमोशन टू टूरिज़्म, टूरिज़्म को बढ़ावा देने की बात की गई। इंसेंटिव्स टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जितनी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए गए, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका वो यूज़ कर सकें। उसके अलावा देखो बताया कि फॉलोइंग इंसेंटिव्स विल बी गिवन टू दीज इंडस्ट्रीज। इंसेंटिव्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है ना, गवर्नमेंट देती है ताकि जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, जो एम्प्लॉयर है उनको क्या मिले, मदद मिले, ताकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है उनको लगे हाँ कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। उसके बाद उसने बताया जैसे क्या 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 इंसेंटिव्स में, 30% फिक्स इन्वेस्टमेंट अप टू अ मैक्सिमम अमाउंट टू ₹50 लाख विल बी गिवन एज अ सब्सिडी। देखो बेटा, आपको मीनिंग पता होना चाहिए सब्सिडी क्या होता है। जो गवर्नमेंट होती है ना, टैक्स में आपको थोड़ी रियायत दे देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडीज बोलते हैं। तो वही बता रहा है कि जो आपकी फ़िक्स इन्वेस्टमेंट है, जिनकी अमाउंट अप टू 50 लाख है, उसमें आपको सब्सिडी प्रोवाइड करने की बात की गई है। उसके बाद लिखा है सेल टैक्स विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो उन्होंने 1996 में पॉलिसी बनाई और उन्होंने बोला कि हम जो टैक्स लेंगे वो 10 सालों तक टैक्स नहीं लेने की बात की। सेल टैक्स विल बी एग्जेम्प्टेड, कि 10 सालों तक आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर टैक्स नहीं लेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, लोगों के हाथ में रेवेन्यू होगा, और रेवेन्यू होगा तो लोग आगे अपना जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ा पाएंगे। उसके बाद द गवर्नमेंट विल बियर 5% ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद ग्रोथ एरिया में लिखा है कि कहाँ कहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाहती थी ग्रोथ हो। ए कैटेगरी में बता रहे हैं कि कौन कौन से 3, मेनली उन्होंने बताया कि स्टेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। पहले कैटेगरी को नाम दिया गया ए कैटेगरी। उसमें कौन कौन से हमने डाल दिए, उसमें हमने डाल दिया अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, मोहाली, मानसा, ये सारी को हमने फर्स्ट कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया। ठीक है। उसके बाद
जो सिटीज़ थी पठानकोट, अमृतसर, अबोहर एंड मोगा, उनको इंक्लूड नहीं किया गया इनमें, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कैटेगरी बी में देखो जो रिमेनिंग रहेगी हमारी उसको हमने किस में डाल दिया, कैटेगरी बी में। द रिमेनिंग 10 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। द सिटीज़ ऑफ लुधियाना, होशियारपुर, भटिंडा, जलंधर आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो देखो बेटा कैटेगरी ए में उन्होंने कुछ इंक्लूड किया, ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, ठीक है। कैटेगरी बी में भी उन्होंने क्या किया, बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट्स को तो ले लिया बचे हुए को, पर कुछ इन सिटीज़ को छोड़ दिया, जैसे नाम बताया मैंने अभी आपको, लुधियाना, होशियारपुर, भटिंडा, जलंधर आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। उनको कैटेगरी में बी में नहीं रखा गया, जो बाकी के 10 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए थे उनको रखा गया। उसके बाद बोलते हैं कैटेगरी सी में कौन कौन से एरिया इंक्लूड हुए, द एरियाज फॉलिंग विद इन द चंडीगढ़ कैपिटल पेरिफेरी, जो चंडीगढ़ के आसपास थे, एक्सेप्ट फ्री एंटरप्राइजेज जोन और फोकल पॉइंट्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स और अदर इंडस्ट्रियल एरिया। तो जो एरिया था चंडीगढ़ कैपिटल के उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, उनमें से कुछ को जैसे एंटरप्राइज जोन हो गया, फोकल पॉइंट होगा, उनको छोड़ के। द टाउन्स विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इन द डिस्ट्रिक्ट्स अदर देन द ए कैटेगरी एरियाज। तो बेटा बस ये जो बात इसमें बोली गई है आपको सिर्फ ये समझना है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। किसको, ग्रोथ एरिया को। कैटेगरी 1 में जिसको हमने कैटेगरी ए बोला है, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लिया है अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, ये वाले। फिर हमने कैटेगरी बी लिए हैं जो रिमेनिंग 10 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं हमारे, और कुछ को हमने इंक्लूड नहीं किया सिटी को, जैसे लुधियाना, होशियारपुर, भटिंडा, ठीक है। और कैटेगरी सी में हमने कोशिश की है कि हम चंडीगढ़ के एरिया को कवर करें, यानी कि जब ग्रोथ प्लान बनाया गया तो इन चीज़ों को इंक्लूड करने की बात की गई। उसके बाद बात की गई लैंड सब्सिडी दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, फैसिलिटी रिलेटेड टू पावर से रिलेटेड दी गई, कि मतलब अब आपको क्या किया गया, जाहिर सी बात है पावर यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करने की बात की है, तो उसे कम करने की बात की, सब्सिडी दिया है 50,000 रुपये की। तो ये सारी चीज़ें, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस से आपको एग्जम्पशन हटाने की बात की गई है। तो फिर उसके बाद इंसेंटिव्स टू लार्ज एंड मीडियम यूनिट्स, जो आपके लार्ज और मीडियम यूनिट्स सेटअप किए गए कैटेगरी ए में, शैल बी गिवन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स एट द रेट ऑफ 30% ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ न्यू यूनिट्स। अब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे लार्ज स्केल या मीडियम स्केल की नई इंडस्ट्रीज़ आई जा रही है, तो वो उसको वो कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि क्या हो, उनको प्रॉब्लम ना हो और वो अपने इंडस्ट्रीज़ है वो स्टेबलाइज कर सकें। उसके बाद बताया गया कि कैपिटल सब्सिडीज़ भी दी गई। हमने कैटेगरी ए में डिवाइड की थी जिन इंडस्ट्रीज़ को, विल बी ग्रांटेड कैपिटल सब्सिडी इक्वल टू 30% ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उनको क्या दी गई है, कैपिटल सब्सिडीज़ दी गई है। द मैक्सिमम लिमिट्स विल बी ₹50 लाख। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एसेट उन्होंने बनाए हैं उसमें आपने 30% आपने उनको सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, और मैक्सिमम कैपिटल कितनी लिमिट रखी गई थी, 50 लाख की। फिर उसके बाद बोला कि कैपिटल सब्सिडीज अप टू 20% ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹30 लाख विल बी ग्रांटेड टू इंडस्ट्री इन ई कैटेगरी। तो बेटा जो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है ना, उनके हिसाब से उनको क्या दे रहे हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब हमारी 1996 की पॉलिसी खत्म होगी, उसके बाद हमने आई इंडस्ट्रीज पॉलिसी 2003। उसमें भी वही ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, उनको थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की गई। जैसे बताया इम्प्रूवमेंट इन पावर सेक्टर, 1 टाइम सेटलमेंट सिस्टम, रीस्टार्ट ऑफ सिक यूनिट। सिक यूनिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिक यूनिट्स का मतलब होता है बेटा जो कंपनीज है वो लॉस सफ़र करते हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो टू रीडिफाइन द रोल ऑफ PFC एंड PSIDC। बताया कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। मेथड्स टू ड्रॉ न्यू इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए उनके बारे में बात की गई। कंपटीशन इंक्रीज़ करने की बात की, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की बात की। तो ये बहुत सारी चीज़ें आई। तो फॉर इट्स अलाउइंग एरियाज वर रिमार्क्ड। अब देखो उसमें बताया कि कहाँ कहाँ से हमने कोशिश की कि हम किस किस में इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के। देखो लिखा है होजरी एंड टेक्सटाइल में, टूरिज्म में हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में। तो जो ये हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको हम क्या करें, और ज़्यादा स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेगा, सब्सिडीज़ वगैरह मिलेगी, तो लोग उतने ही मोटिवेट होंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2009। उसके बाद उसमें बताया गया कि IT सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी गई, एग्रीकल्चर को दी गई, स्पेशल इंडस्ट्रीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई। तो इसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे 1 टाइम सेटलमेंट सिस्टम,
फॉर सिक यूनिट्स। मैंने आपको अभी भी पहले भी बताया सिक यूनिट्स क्या होते हैं कि मान के चलो आपने बिजनेस किया और आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो आपका किस में आ जाता है, सिक यूनिट्स में। तो उनको क्या कि हाँ भाई आपको पैसा दिया जाएगा, आप एक बार फिर से स्टार्ट करिए, रीस्टार्ट करिए बिजनेस। टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनिडो था उसने भी हेल्प करने की कोशिश की। मतलब ये जो हमारे हम जानते हैं ना कि जो फॉरेन में इतने सारे हमारे यूनियन काउंसिल वगैरह होते हैं, यूनाइटेड नेशंस होते हैं, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी हेल्प ली गई। ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ डेडिकेटेड फंड की प्रोवाइड करवाए गए कि हाँ भाई फंड प्रोवाइड करवाए ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें। पॉलिसी टू टेक एज अ फैसिलिटेटर स्पेशलिस्ट, कटिंग ऑफ कॉस्ट को कट करने की कोशिश की गई। टू स्टेबलाइज सॉलिड रिलेशनशिप बिटवीन एग्रो एंड इंडस्ट्रीज, कि सिर्फ एग्रीकल्चर को ही नहीं बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज़ को ही नहीं बढ़ाना, दोनों को मिलके बढ़ाना है। उसके बाद इसके हम कुछ सेलिएंट फीचर्स देखें 2009 पॉलिसी के, तो उसने बताया प्रमोशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इन्होंने क्या कहा कि हमें इंडस्ट्रीज़ तो बढ़ानी है बट कैसी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ताकि ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने के चक्कर में क्या हो जाए कि जो एग्रीकल्चर है वो पीछे रह जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू 25% ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ विच लिमिट इज हाईएस्ट लिमिट कितनी है, 2.5 करोड़। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एग्रीकल्चर को भी साथ साथ इम्प्रूव करेंगे इंडस्ट्रीज़ के साथ। फिर बोला आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात की गई। आईटी बेस्ड में जैसे इट एम्स टू स्टेबलाइज इबैलिंग इकोसिस्टम इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन की बात की गई। तो उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज कर रहे हैं, साथ साथ में क्या करना है, हमें आईटी इंडस्ट्रीज़ को भी इंक्लूड करना है। उसके बाद मेजर्स टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया कि लोग अगर अट्रैक्ट होंगे तो ही वो इन्वेस्ट करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। तो उसके लिए अलग अलग तरह के मेजर्स उठाए गए, स्टेप्स उठाए गए, किसके जरिए, गवर्नमेंट ने। तो इट मेक्स मेड अवेलेबल थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड की, अगर उनको लगे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को या वो सॉरी प्राइवेट बिजनेसमैन को कि भी मेरा पैसा डूब जाएगा, तो उन्होंने एक पॉलिसी चलाई पीपीपी, कि सिर्फ आप ही पैसा नहीं लगा रहे हो, गवर्नमेंट भी लगा रहे हो, और आपको कभी नुकसान होगा तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी। फिर एक 150 करोड़ का जो कॉर्पस भी बनाया गया ताकि उसको फंड डेडिकेट किया जाए। बहुत सारे सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए गए, इंटीग्रेटेड मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए ताकि क्या करें, एनकरेज करें लोगों को काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उस बात की गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो पॉलिसी है वो बनाई गई कि भाई आप वाटर पोल्यूट ना करें, इंडस्ट्रीज़ को बोला गया कि भाई आप प्लांट्स वगैरह लगाएं। वैट में रिफॉर्म किए, वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स रिफॉर्म, तो वैल्यू एडेड टैक्स रिफॉर्म किए गए, उसको बढ़ाया गया। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब है कि आपकी पावर सप्लाई बढ़ाई गई। माइक्रो स्मॉल एंड सिक इंडस्ट्रीज़ को मौका दिया कि भाई अगर आपकी माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है या जो सिक इंडस्ट्रीज़ है, उनको भी हेल्प की गई ताकि वो अपना बिजनेस आगे ग्रोथ कर सके। ठीक है बेटा, तो ये सब किसके बारे में, हमारा जो आज का लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1996 के बारे में बताया, 2003 के बारे में बताया और 2009 के बारे में बताया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन 2013 की। ओके, आई होप बेटा कि आपको ये समझ में आया हो और आप इससे अच्छे से नोट्स बना पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।